हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मेरे जहन में कई दिनों से एक प्रश्न कौन रहा था। एक हमारी क्लास हो रही थी। उस क्लास में हम भगत सिंह का जिक्र हो रहा था। भगत सिंह के ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में कई बार कौनता था कि क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे। तो माई टॉपिक स्टूडेंट्स, डिड गांधी कैन सेव भगत सिंह। तो ये इसके ऊपर मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मैंने इसके ऊपर बहुत सर्वे किया। पिछले 8-10 दिन से वैसे पर वर्क कर रही थी। तो जो मेरा अपना निष्कर्ष है, हो सकता है कि मैं बहुत लोगों के साथ मेरा सहमत ना हो मेरे विचारों से, लेकिन एज ए हिस्टोरियन, एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, जो मेरे अपने थॉट्स इस पूरी स्टडी के बाद आए हैं, वो मेरे यही आए हैं कि जी, क्योंकि गांधी जी और भगत सिंह दो ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं। एक बहुत अहिंसा के पुजारी हैं, और एक जो है उनका भी जो गोल था वो देश प्रेम था। दोनों का ही गोल देश प्रेम था, लेकिन एक जो है वो थोड़े नौजवान थे, 23 साल के युवक थे, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो वो थोड़ा क्रांतिकारी उसमें गतिविधियों में चले जाते हैं। लेकिन क्या हम उन्हें बचा सकते थे, ये आज का हमारा प्रश्न है, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जब हम जाते हैं तो हमारा डिटेल वहाँ से शुरू होता है कि नो डाउट कि सभी जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उनका धर्म ही अहिंसा था। उन्होंने ये जो हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो अपने अहिंसा के अपने आंदोलनों से लड़ी है। उनका मेन मुद्दा अहिंसा से ही जीत पाना था। और जो इतना जो हिस्ट्री में मैं आपको जानने को कह रही हूँ, साल होता है 1919, और 1919 में वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करते हैं, जिसे हम असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन जो था वो ये था कि हमें आराम से, अहिंसा से उनके शराब को बंद करनी है, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करना है, और बड़े आराम से ये काम चल रहा था। लेकिन उस इनके इस 1919 के इस आंदोलन में भगत सिंह और ये बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोरा और चंद्रशेखर आजाद सब इनके साथ जुड़ जाते हैं, और वो भी इनके इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि चौरी चौरा कांड होता है एक जगह, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक जगह कि कुछ जो अकुचित भीड़ थी, उन्होंने थाने में आके 22 पुलिस वालों को जला दिया था। गांधी जी से बहुत व्यथित होते हैं, और उन्होंने उसी क्षण, उसी रात को अपना ये आंदोलन वापस ले लिया। वो गांधी जी का ये थ्योरी ही थी, गांधी जी ऐसा करते ही थे। उनका ये कहना था, चाहे बड़े से बड़ा आंदोलन हो, चाहे वो आगे चल के सविनय अवज्ञा था, चाहे आगे चल के भारत छोड़ो था, जितने भी गांधी जी के आंदोलन थे, उनमें गांधी जी का एक स्पष्ट रूप से पूरे देश को, पूरे लोगों को ये चीज सख्त नारा था कि अहिंसा कहीं नहीं होगी। तो यहाँ पे चौरी चौरा जो जगह थी, वहाँ पे पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है थाने के अंदर। गांधी जी बहुत दुखी होते हैं, और गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो भीड़ थी, जो पूरे देश की जनता थी, जो कि सक्रिय रूप से एक अंग्रेज सरकार को बाहर निकालने के लिए उतावली हो रही थी, गांधी जी के साथ थी, उनमें से कुछ लोगों को कहीं बहुत अंदर से क्षोभ होता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग, सम रेवोल्यूशन डिसाइड टू मेक अदर पार्टीज, जिसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो कि एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसी तरह से कुछ यंग लड़के थे, जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्या और ये थे, ये बनाते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी का इन्होंने एक गठन करते हैं, और उसी में ही आगे चल के भगत सिंह भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह समाजवाद से प्रेरित थे, लेनिन से प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा उनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी। तो उन्होंने इसमें एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट। और ये HSRA UGC नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कहाँ पर इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है फिरोज शाह कोट का मैदान में, दिल्ली में। तो इसमें एक शब्द सोशलिस्ट जोड़ दिया जाता है, जो कि भगत सिंह के द्वारा ही जोड़ा जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि साथ साथ में एक घटना होती है, जिसे हम बोलते हैं काकोरी का रेल केस बोलते हैं, जिसमें कि 10 क्रांतिकारी क्या करते हैं, काकोरी नामक जगह पे रेल को, इंजन को, रेल को, पूरी को लूट लेते हैं, क्योंकि सरकारी खजाना जा रहा था और उन्हें अपनी गतिविधियों के लिए पैसा चाहिए था। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एक किसी जोश में आके एक क्रांतिकारी से किसी व्यक्ति को गोली लग जाती है, और वो उसकी डेथ हो जाती है। बाद में सब पकड़े जाते हैं। इसमें से 8 से 10 में से किसी को काला पानी की सजा, किसी को कुछ, चंद्रशेखर आजाद इसमें से बच के निकल जाते हैं। भगत सिंह एक अलग अपना चला रहे हैं। भगत सिंह अपना 1926 में नौजवान भारतीय सभा का गठन करते हैं लाहौर में। और उसके बाद क्या होता है कि
इसी इसी क्रम में एक घटना और होती है कि साइमन कमीशन आता है हमारे देश में, जिसके कि सारे में साइमन गो बैक के नारे लग रहे होते हैं। तो 1928 में ये कमीशन आता है। तो उसमें क्या था कि लाला लाजपत राय, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, वो उस लाठीचार्ज में, जिस लाठीचार्ज को जेम्स स्कॉट करके एक व्यक्ति, इनका अंग्रेज अधिकारी था, जो कि आदेश देता है, तो वो लाठी लाला लाजपत राय के शुरू में सामने ही थे, तो उनको लग जाती है और 20-21 दिन बाद उस लाठीचार्ज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये चीज पहले ही कुछ घटनाओं ने इनको, भगत सिंह को बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर रखा था, जिसमें 1919 की जलियांवाला बाग कांड की घटना थी। फिर ये साइमन वाली घटना हो जाती है। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी करती है। ये फिर से एक प्रण लेते हैं कि इन बहरी सरकार को कुछ सुनाया जाए। तो ये एक सेंट्रल असेंबली, जो कि अब हमारा संसद जैसा है, उसमें सेंट्रल असेंबली में एक बॉम्ब को जाकर बीच में उसमें फेंक देते हैं। 2 जने होते हैं, बटुकेश्वर दत्त और ये भगत सिंह, जाके सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंक देते हैं। जो पहले जो घटना हुई थी सैंडर्स वाली, उसमें क्या था कि जब लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है, तो उससे जब व्यतीत होकर ये क्या करते हैं, लाहौर में ये उसको तो पहचान नहीं पाते हैं, जेम्स स्कॉट को, और बिना पहचाने एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी को, जो उनसे थोड़ा सा जूनियर था, जिनका नाम सैंडर्स था, जो शायद 21 या 22 साल का लड़का सही था, उसको ये लोग गोली मार देते हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद इन्हें बचाते हैं। 2 जने भाग के छिप के निकल जाते हैं, बाकी लोग पकड़े जाते हैं, और ये उस टाइम फिर वहाँ से बंगाल निकल जाते हैं। इसका हम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। एक तो ये वाली घटना होती है। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये 6 महीने तक एक दुर्गा भाभी नाम आता है, जो कि भगवती चौरन बोरा जी की पत्नी थी। उनके साथ ये इंग्लिश रूप धरकर वहाँ से बंगाल निकल जाते हैं और अज्ञातवास में काफ़ी दिन तक अपनी चुपचाप गतिविधियाँ करते रहते हैं। उधर क्या होता है कि फिर दोबारा से जब इनकी गतिविधियाँ शुरू होती हैं, 2 बिल पास कर रही थी हमारे ब्रिटिश सरकार, पब्लिक सेफ्टी बिल को पास कर रही थी और एक ट्रेडर डिस्प्यूट बिल को पास कर रही थी। और उस टाइम जो ये वल्लभ भाई पटेल हमारे जो नेता थे, इनके बड़े भाई विठल भाई पटेल, जो कि उस टाइम अध्यक्ष थे, वो अपनी सीट से भी खड़े ही होते हैं कि ये वहाँ पे असेंबली में बम फेंक देते हैं। जब ये असेंबली में बम फेंक देते हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित थे। एक 1893 में फ्रेंच आर्किविस्ट हुए थे कि वहाँ पर एक बम फेंका गया था, लो इंटेंसिटी का बम था, कि बहरे लोगों को सुनाना है कि भाई आप लोग हमारी बात सुनते रहिए। तो बहरे लोगों के कान खोलने के लिए इन्होंने अगस्त वैलियंट नाम के व्यक्ति ने वहाँ फ्रेंच में 1893 में ये इस तरह से बम फेंका था। सेम काम भगत सिंह करते हैं हमारी सेंट्रल असेंबली में। तो उससे क्या होता है कि खड़े रहते हैं, जाते नहीं हैं, और 3 तरह के नारे लगाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो जितना भी मजदूर वर्ग है सबका एक ही कार्य है। इस तरह से वहाँ पे खड़े रहते हैं। इनके ऊपर केस लगाया जाता है, इनको पकड़ा जाता है, और इनको ना इनसे इतना अंग्रेज सरकार डरती थी कि इनको पकड़कर बाद में इनको दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो बाकी लोग थे, जैसे सैंडर्स वाले केस में बटुकेश्वर दत्त और इनको दोनों को 14 साल की काले पानी की सजा होती है। वो बटुकेश्वर दत्त तो 14 साल काले पानी की सजा, काले पानी बोलते थे अंडमान निकोबार में एक जेल थी, सिल्वर जेल, जिसके बारे में किसी टाइम अगली बार में बताएंगे कि वो किस तरह की जेल थी। मतलब जिसे कहें कि जीवन नरक के समान था, वो वैसी जेल थी समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार में। वहाँ पे बटुकेश्वर दत्त को भेज दिया जाता है। भगत सिंह की भी होती है, लेकिन भगत सिंह को और भी ज़्यादा बड़े अपराधी हो जाते हैं, क्योंकि भगत सिंह चले गए थे फिर स्ट्राइक पर, हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे। भगत सिंह के साथ बागा जतिन, जिन्हें बोलते हैं जतिन दास, और 4-5 लोग थे जो कि हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो इनको फिर वहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर इनसे तरह तरह से बोला जाता है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप ब्रिटिश सरकार से अपनी पिटिशन दे दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि वो मना कर देते हैं कि मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो काम किया है वो देश के लिए किया। उन्होंने वहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखी, अपने बुक्स को पढ़ते रहे, लेनिन के बुक्स को मंगा के पढ़ते रहे। हाँ, उन्होंने एक बात ये जरूर कही थी कि मुझे राजनीतिक माना जाए कि जो अपराध है वो राजनीतिक है। वो उन्हें वार वाली एक क्रांतिकारी के रूप में देखते थे अंग्रेज सरकार, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक शरण में माना जाएगा तो इनको वहाँ से एक तरीके से जेल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो ब्रिटिश सरकार इस चीज़ के पीछे पड़ी रही कि इन्हें राजनीतिक अपराधी कभी भी घोषित नहीं किया जाएगा, ये क्रांतिकारी अपराधी और जघन्य अपराध की इन्होंने सैंडर्स की हत्या करी है। उसके बाद उन्होंने इनके ऊपर केस पर केस, झूठा केस, इनके ऊपर 307 का भी केस लगा दिया, जो कि झूठा केस था कि जब इन्होंने वहाँ पे बम फेंका था तो अटेम्प्ट टू मर्डर करने के लिए उन्होंने बम फेंका था, जबकि उन्होंने केवल 6 लोगों को वो हल्की हल्की चोट आई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इनको अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया।
उसके बाद क्या है कि ट्रिब्यून अखबार ने सारी घटना पूरे देश में फैला दी, तो ये नेशनल आइकॉन बन गए थे। इवन इंडिया का, इवन पूरे इंटरनेशनली भगत सिंह एक हीरो के रूप में उभर गए थे। तो भगत सिंह की पॉपुलैरिटी से ब्रिटिश सरकार घबरा रही थी। इन्हीं दिनों 1930 में ये फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है। हमारे देश की जनता, हमारे देश के कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेती है, और क्योंकि कांग्रेस एक प्रतिनिधि सरकार का काम कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार के अंदर ये था कि भी कांग्रेस उसमें भाग ले। तो इधर गांधी, इरविन उस टाइम हमारे यहाँ के बॉस रहे थे, गांधी जी हमारे का मुख्य नेता थे। तो गांधी इरविन के बीच में एक बातचीत का दौर होना शुरू होता है कि गांधी इरविन पैटर्न बोलते हैं उसे, कि उसमें कि एक तरफ तो ये भगत सिंह वाली बातें चल रही हैं कि वो जेल में हैं और उनको राजनीतिक माना जाए, कैसा माना जाए, पूरा देश एक तरफ चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने जाते हैं 7 मई को, और इसके बाद जुलाई में इवन जिन्ना, नेहरू सब इनसे मिलने जाते हैं बार बार सेंट्रल जेल में, जहाँ इन्हें बंद करके रखा गया था। तो एक तरफ ये हो रहा था कि भगत सिंह के साथ होगा क्या, और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार को ये था कि हम लोग जो सम्मेलन कर रहे हैं, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस भाग ले किसी तरह से। एक बात इसमें ये आती है कि क्या गांधी जी उस टाइम इरविन पर ये दबाव डाल सकते थे कि हम तभी आपके साथ समझौता करेंगे, तभी कोई बातचीत होगी जब आप भगत सिंह की डेथ सेंटेंस को चेंज कर देंगे, उसको आजीवन कारावास में बदल देंगे। यहाँ पे 2 तरह का मत आता है। इसमें कुछ लोगों ने बाद में, जब गांधी को डेथ सेंटेंस हो गई 23 मार्च 1931 को, मैं थोड़ा आगे बढ़कर बात बता रही हूँ, तो बाद में फिर कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। नो डाउट हमारे देश की जनता बहुत दुखी थी भगत सिंह के इस तरह के डेथ सेंटेंस से। पर जो मेरा सोचना है, जो मेरा मानना है कि गांधी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 बार वो लगातार इनके टच में रहते हैं। 7 मार्च गांधी, 17 मार्च को बोस दिल्ली में, 19 मार्च को गांधी इरविन से दोबारा मिलते हैं, 21 मार्च को बोलते हैं रिकंसिडर करो। 4 से 5 बार बार वो इरविन से मिलते हैं, इरविन से कहते हैं। और क्योंकि उन्होंने एक बात बोल दी थी उनके गांधी इरविन पैक्ट में कि राजनीतिक अपराधियों को छोड़ा जाए, तो ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह को राजनीतिक अपराधी नहीं माना। यहाँ आप ये बात समझिए, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने गांधी जी की बहुत सारे, गांधी जी ने इधर बोला हम वहाँ पर उसमें गोलमेज सम्मेलन में बांट लेंगे, शराब वो ऐसा आंदोलन को उसको वापस लिया जाएगा, बहुत सारी बातें दोनों तरफ से मान लीजिए। सिर्फ एक बात उन लोगों ने नहीं मानी कि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की जो फांसी की सजा है उसको उन्होंने आजीवन कारावास में नहीं बदला। यहाँ पर गांधी जी लगातार उनसे पर्सनल भी उन्होंने 21 मार्च को रिकंसिडर करने के लिए भी बोला, क्योंकि गांधी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गांधी जी उस टाइम प्रेसिडेंट नहीं थे, गांधी जी उस टाइम एक कांग्रेस के मेन मुख्य नेता माने थे। लेकिन हाथ तो, क्योंकि इरविन जो थे ना, उनके ऊपर दबाव था, इरविन के ऊपर दबाव था पंजाब के उनके अधीनस्थ जो नेता थे, उनके अधीनस्थ जो जनरल थे उनका, क्योंकि उनको, उन्होंने गांधी जी से एक बात कहा, गांधी जी ने, आई डिड नॉट फाइंड एनी बेसिस टू कन्विंस माई सेल्फ टू कम्यूट दिस सेंटेंस, कि मुझे अपने अंदर से कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि मैं इनकी डेथ सेंटेंस को या इसकी फांसी की सजा को, मतलब मैं अपने को कन्विंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो प्रीवी काउंसिल थी, जो इनकी अदालत थी, उसने भी मना कर दिया था कि भगत सिंह की जो फांसी है उसको हम नहीं आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। तो यहाँ इरविन जो है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों, प्रीवी काउंसिल और इन सबके दबाव में आ जाते हैं, और उधर गांधी जी लगातार इनसे बातचीत करते रहते हैं। इवन नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बड़ी बड़ी विशाल जनसभा में वो करते हैं, क्योंकि ये नेशनल आइकॉन बन गए थे। इन लोगों ने फिर चालाकी से 23 मार्च 1931 के दिन सुबह ही इनको वहाँ पे जेल में इनको फांसी दे दी गई। और भगत सिंह ने इवन, जब इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ कि भगत सिंह किसी 116 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने पिताजी के, किशन सिंह के कहने पर तोड़ी थी। उससे पहले 64 दिन की जो भूख हड़ताल जतिन दास ने की थी, जिन्हें भागा जतिन बोलते हैं, वो जेल में ही मर जाते हैं, लेकिन इनकी भूख हड़ताल उनके पिताजी ने तोड़वा दी थी। इनके पिताजी एक बाप थे, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि पिटीशन डाल दो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पिटीशन नहीं डालूंगा। तो उन्होंने एक पिटीशन डाल दी, जो कि जब इनको पता चलती है, भगत सिंह को पता चलती है, तो अपने पापा से कहते हैं यू हैव फेल्ड, कि आप मेरे जैसे क्रांतिकारी के पिता हो गए, आपने एक दया के लिए आपने ये चीज़ कैसे कही। उन्होंने वायसराय को लिखा कि हाँ, मैं अपराधी हूँ, मैंने देश के लिए अपराध किया है, बजाय फांसी के हमें गोली से उड़ा दिया जाए। अब आप देखिए कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी हिम्मत थी। जिस टाइम लास्ट में
प्राणलाल मेहता उनके वकील थे, उन्होंने लास्ट वाले दिन भी कहा कि आप इनसे माफ़ी मांग लीजिए और अपना आपको माफ़ी मिल जाएगी। उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और आज़ाद जी को और सुभाष जी बोस को धन्यवाद बोलना, और अपने पिताजी को भी कहा कि जनरल का आदेश मानना, जो गांधी जी है उनके लिए वो बहुत अच्छा बोल कर गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथियों ने, जतिन दास ने, आज़ाद ने, सबने देश के लिए कुर्बानी दे दी है, अब हमारा नंबर है। तो जाते जाते मेरा सिर्फ आज इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यही था कि ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी कौनता था कि क्या गांधी जी उन्हें बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे और वो ऐसा देश के एक वाइडर सोच में कि आगे क्रांतिकारियों को, क्योंकि वो राजनीतिक नहीं माना गया उनका, हालांकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने इसे इलीगल रूप से फांसी दी, लेकिन उसमें गांधी जी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। ये मेरी सोच है, क्योंकि उनको देश के लिए करना था काम, और उनका एक ही सिद्धांत था कि उन्हें अहिंसा करनी है, उन्हें किसी को मारना नहीं है। और यहाँ पर क्योंकि 2 जनों की मौत हो जाती है उसमें, तो गांधी जी इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, और धोखे से ये लोग 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो बड़े ही दुख के साथ ये घटना को हम लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये भी एक बात है कि उनका योगदान जब तक सूरज चांद रहेगा, भगत सिंह का, इनका नाम हमारे पूरे देश में रहेगा, इनकी कुर्बानी को हमेशा ऐसे ही याद करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।